पर सबसे बड़ा मामला आज फिर जो देश भर में हमारा नाम रोशन कर रहा है, इंदौर शहर का। राजा की हत्या करने के बाद एक बार इंदौर भी आई थी और इंदौर एयरपोर्ट के कुछ फुटेज भी दिखाए जा रहे हैं, वह इंदौर एयरपोर्ट के हैं कि ये कहाँ के हैं अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इस मामले कंगना रनौत भी मैदान में आई है। 21 रुपये चाहिए तो कॉलोनी में करे प्रवेश, किन्नरों को लेकर जो है बोर्ड लगना शुरू हो गए कि किसी के घर दबीज देकर सीधा 50,000, 21,000, 51,000 रुपए मांगे जाते हैं। उससे बचने का ये रास्ता हाईलिंग सिटी के लोगों ने लगाया, सीधा सा बोर्ड। गड्ढों के फोटो अखबारों में छपे तो महापौर ने कहा छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। तो पिछले साल बारिश और बारिश के बाद में इस शहर में इतने गड्ढे दिखाई दिए थे कि लोगों का जीना हराम हो गया था। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शाम के अखबारों में खबरें भी हैं और आज की चर्चा हम बाद में करेंगे, संक्षेप में करेंगे, पर आज खबरें खूब हैं। पर सबसे बड़ा मामला आज फिर जो देश भर में हमारा नाम रोशन कर रहा है, इंदौर शहर का, और वो हैगा राजा वाले मर्डर केस में आगे की कार्रवाई। क्या शेखर जी, क्या है आज जानकारी? आज जो निकल कर जानकारी आ रही है, राजा मर्डर मिस्ट्री के अंदर जो सोनम के लेकर एक और नया खुलासा जो हुआ है, अभी कहा जा रहा है कि सोनम जो है राजा की हत्या करने के बाद एक बार इंदौर भी आई थी और इंदौर एयरपोर्ट के कुछ फुटेज भी दिखाए जा रहे हैं, वह इंदौर एयरपोर्ट के हैं कि ये कहाँ के हैं अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन फुटेज दिखाए जा रहे हैं कि वह इंदौर आई थी और इंदौर में 1-2 दिन रुक कर गई थी और उससे जो है एक ड्राइवर ने वाराणसी छोड़ा, वहाँ से वो गाजीपुर में जो सरेंडर हुई हैगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप जो है सोनम को जो है मेघालय पुलिस जो है गाजीपुर से वाया पटना होते हुए जो है गुवाहाटी और फिर शिलांग ले जा रही हैगी और इंदौर से जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चौथा आरोपी आनंद कुर्मी भी बीना से गिरफ्तार कर लिया गया था। चूँकि उसकी गिरफ्तारी रात में देर तक हुई थी, उसे इंदौर लाने में वक्त लगा, इसलिए आज सुबह उसे जो है कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर सारे आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस जो है निकल चुकी है, शिलांग के लिए निकल चुकी है। अब शिलांग में जो है सोनम का सामना इन आरोपियों के सामने कराया जाएगा और सारी कहानी जो है उसको रीटेक किया जाएगा। शिलांग पुलिस जो है पूरी तैयारी कर ली है, एक एक सीन को अपने हिसाब से उन्होंने सेटअप कर रखा हैगा। अब इन आरोपियों को आमना सामना कराया जाएगा और आमना सामना जब होगा तो पूरी पिक्चर का खुलासा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कल तक इस पूरे मामले में जो कुछ हुआ है उसकी एक एक कड़ी जुड़ जाएगी और सारा खुलासा हो जाएगा। इस बीच मेघालय के लोगों ने एक अपील भी की है कि मेघालय टूरिस्ट प्रदेश है, उसकी छवि को इंदौर के लोगों ने खराब किया है और मेघालय पुलिस पर आरोप लगाए हैं, उस पर सवालिया निशान लगा दिए थे। इसके लिए इंदौर वालों को माफ़ी भी मांगना चाहिए। इस मामले कंगना रनौत भी मैदान में आई है और उन्होंने सोनम के इस कृत्य पर बहुत कुछ लिखा है और इसे बहुत ही जो है बेतुका कृत्य बताया हैगा। कुल सार ये है कि अगले 24 घंटे 48 घंटों में सारा सीन आपके सामने आ जाएगा और वहाँ पे पूरा मिनट टू मिनट सीन क्रिएशन होगा कि कहाँ कौन मिला। सारे कैमरों से मिनट टू मिनट पॉइंट निकाले जाते हैं और इसके बाद पूरी मर्डर मिस्ट्री जो है पूरा उसका खाका खींचा जाता है कि कैसे धक्का दिया गया, कैसे नीचे गिराया गया, और फिर पूरी स्क्रिप्ट बना के पुलिस जो है मैं प्रमाण के फिर जो है इसको पेश करेगी। क्योंकि इस मामले में मेघालय पुलिस की छवि बहुत ख़राब हुई करने की कोशिश की गई। अब मेघालय पुलिस पूरे मामले का खुलासा बिल्कुल मिनट टू मिनट करके इनको छोड़ने की स्थिति में नहीं रहेगी, पूरा कस के इस मामले को, ताकि मेघालय की छवि भी खराब ना हो। तो ये तो आज बड़ा मुद्दा था जिस पर हमने अभी आपको ये 12 बजे का अपग्रेड है, 12 बजे के बाद का जो अखबारों में छपा नहीं है, इसलिए हम आपको ये जानकारी साथ में दे रहे हैं। अब हम अखबारों की चर्चा करते हैं। शेखर जी शुरू करें आज? जी बिल्कुल। तो हम पत्रिका से शुरू कर रहे हैं आज अखबारों को लेकर। आज पत्रिका से हम जो है पत्रिका की खबरों में तो खबरें एक तो अफसरों ने नहीं की, ये एक अच्छी खबर है यार। पहले इससे बात करते हैं। 21 रुपये चाहिए तो कॉलोनी में करे प्रवेश, किन्नरों को लेकर जो है बोर्ड लगना शुरू हो गए। यह वाकई बहुत ही त्रासदीपूर्ण स्थिति, क्योंकि तमाम जगह पर 10,000, 20,000, 21,000, 31,000 तक को लेकर जो आतंक मचाया जा रहा है उसको लेकर अब कॉलोनियों में भी लोग संगठित होने लगे हैं। मतलब अधिकतम 2100 रुपये से ज़्यादा अब आपको नहीं मिलेंगे। आप किसी भी कार्यक्रम में या हो गया हो या किसी का कुछ हुआ हो, अगर आप पहुँचोगे तो किन्नरों के ये आपको बोर्ड लगे मिलेंगे और मंजूर नहीं हो तो कॉलोनी में प्रवेश करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हाईलिंग सिटी में बोर्ड लगा है और भी जगह इसको लेके जागृति होगी। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी पहल इस शहर में हुई है। वजह यह है कि शहर आपके घर पर जब कोई किन्नर जो है आपके यहाँ आ जाए, आपके यहाँ कोई शुभ प्रसंग हुआ हो, शादी हुई हो या कोई घर में नया मेहमान आया हो,
तो उस समय उसके बदले जो नेक दिया जाता है, नेक देने के लिए कोई मना नहीं करता है, पर सबकी अपनी एक सीमा है, सबकी अपनी एक लिमिट हैगी। अगर आप उनसे उनके पूरी जेबी खाली करने की कोशिश करेंगे तो वे है इससे भागने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है जिस तरीके से किन्नरों की तरफ से जो है लोगों को परेशान किया जाने लगा है, और हम आए दिन मामले देखते हैं कि किसी के घर दबीज देकर सीधा 50,000, 21,000, 51,000 रुपए मांगे जाते हैं, उससे बचने का ये रास्ता हाईलिंग सिटी के लोगों ने लगाया। सीधा सा बोर्ड कॉलोनी के गेट पर लगा दिया गया है, 2100 रुपये चाहिए तो एंट्री लीजिए वरना मत आइए। बहुत अच्छी बात है। वजह है कि लोग परेशान हो चुके हैं। हालांकि ये लोग जब भी घर पर आते हैं, जब महिलाएं रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं और घर के बड़े जो हैं, घर के पुरुष जो हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अपने काम धंधे व्यापार नौकरी पर चले जाते हैं, ऐसे में बड़ी तकलीफ होती है इन लोगों से सामना करना। और जब ये अड़ी पे आ जाते हैं तो पैसा कम लेने को तैयार नहीं होते हैं, बदले में काफ़ी बद्दुआओं वाली बातें भी चलती है और एक दूसरे को। तो मुझे लगता है किन्नर समुदाय को भी इसके लिए सोचना चाहिए। और किन्नर समुदायों में भी कुछ लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करके जो है सभी को है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और अब ये पहल हो गई है। इससे इस खबर को लोगों ने बड़ी रोचकता से पढ़ा है। सोशल मीडिया पर ये कल से चल रही थी और जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पर ये गई है सबने इसकी सराहना की है। अब हम दूसरी खबरों पे बात कर लेते हैं। हम प्रभातकरण खबरों की बात कर लेते हैं। एक तो जो एक बड़ा मामला ये है, हालांकि ये कनाड़िया पे ही बन रहा है, लव कुश चौराहे का डबल डेकर पुल जो है 75 फीट ऊंचा बन रहा है। और इसके बाद जो इंदौर से उज्जैन मेट्रो का पुल बनेगा वो शायद 90 फीट ऊपर चला जाएगा। तो ये बड़ा एक विचित्र त्रासदी हो जाएगी। इतने बड़े ऊंचे पुल पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जिस खबर पर हम बात करना चाहते हैं वो है कि तोड़फोड़ मामले में जांच की कमेटी बन गई है। 21st सेंचुरी मॉल के पीछे जो मामला हुआ था उसके लिए एक कमेटी बनाई थी। अधिकारियों ने उस पर कुछ ज़्यादा काम किया नहीं था। महापौर को आखिर उतरना पड़ा उस मामले में। मंत्री ने भी कहा था कि जांच कराएं। क्या शेखर जी पूरा मामला ये? मैं आपको बता दूं, PU4 में पिछले दिनों जो बिल्डिंग को जो है नगर निगम ने खुद के पास किए हुए नक्शे की बिल्डिंग को जो है बम से उड़ा दिया था। और उस बम की जो गूंज हुई थी, उस बिल्डिंग को गिराने की जो गूंज हुई थी, वो उससे पूरे शहर में हाहाकार मच गया था। नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ गए थे, खास करके नगर निगम के अफसरों पर, जिन पर लेन देन के आरोप लगे थे सीधे सीधे। एक तरफ नगर निगम ने नक्शा पास किया और वही नगर निगम एक तरफ बिल्डिंग को अवैध बताकर कि नाले किनारे बताकर उसके ऊपर जो बुलडोजर चला देती है पहले दिन, और उसमें भी मन नहीं भरता है तो अगले दिन है ना बारूद लगा के उसे उड़ा देती है। तो ये बात किसी को गले नहीं उतरती कि इतनी क्या जल्दी थी कि एक दिन आपने बुलडोजर चलाया और अगले दिन तुरंत आप बारूद लेकर पहुंच गए और बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जबकि इस बिल्डिंग का नक्शा आप ही ने पास किया था। इस बिल्डिंग को अफसरों पर जो लेन देन के आरोप लगे थे वो उससे निगम की जो बदनामी हो रही थी उससे बचने के लिए नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने अच्छी पहल की है और एक कमेटी बना दी गई है। अब कमेटी अफसरों की जांच करेगी और इसके अंदर जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई तय है। अभी तक होता यह आया था, बात कर लें हम गणेशगंज वाले मामले में। गणेशगंज वाले मामले में भी कार्रवाई जो की थी बदले की कार्रवाई थी। रिपोर्ट आ गई है महापौर परिषद की बनाई गई कमेटी का, हालांकि हुआ कुछ नहीं। ऐसे कई कमेटियां जो बनती है नेताओं की बनाई हुई, उस पर कोई नतीजे नहीं आते हैं। पर अफसरों पर ये पहली बार लगाम कसने के लिए कमेटी अफसर लेवल पर बनाई गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इस पर रिजल्ट जरूर आएगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। और बड़ी रोचक और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बिल्डिंग का नक्शा जिस व्यक्ति ने पास किया था उसी को नगर निगम कमिश्नर ने वहां का नया दरोगा बना के बैठा दिया गया। कितनी बड़ी बात है। दरोगा मतलब उस जोन का मुखिया बना के बैठा दिया गया। इससे जो है नगर निगम की किरकिरी हो रही थी, उस किरकिरी को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। अब जांच कमेटी कितनी ईमानदारी से काम करेगी ये तो उसकी रिपोर्ट बताएगी, पर एक बार तो हलचल शुरू हो गई है। एक और बात है कि आज प्रभातकरण में एक बेखबर में एक खबर अच्छी लिखी गई है कि रेलवे स्टेशनों के जो मेट्रो के स्टेशन बनाए गए उनके नाम ऐसे हैं कि जो उतरना है उसको समझ में नहीं आता कि झलकारी बाई कहाँ आएगा। और जो भी स्टेशनों के नाम रखे गए हैं वैसे विचित्र नाम समझ में आते नहीं है। जब तक उनको समझ में आता है जब तक अगला स्टेशन आ जाता है। मुझे लगता है इसका मूल नाम भी लिख देना चाहिए कि इसके अलावा स्टेशन का ये भी नाम है। अच्छी बात है ये। एक और खबर बता दूं आपको जिसको लेके आज एक गड्ढों के अखबार, अगर गड्ढों के फोटो अखबारों में छपे तो महापौर ने कहा छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। अब ये देखना पड़ेगा कि अखबार वाले कहाँ से गड्ढों के फोटो ढूंढ के लाते हैं। उनको भी मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं से ढूंढ के तो लाएंगे जरूर। क्या शेखर जी क्या पूरा मामला है? बता दूं मैं आपको कि अखबार वाले गड्ढे का फोटो ढूंढ के नहीं लाते हैं, जो आप सामने दिखता है वही फोटो दिखाए जाते हैं। पिछले साल की अगर हम बात कर लें तो पिछले साल बारिश और बारिश के बाद में इस शहर में इतने गड्ढे दिखाई दिए थे कि लोगों का जीना हराम हो गया था। लोग परेशान हो चुके थे, इस वजह से इतने गड्ढों के फोटो छपे थे। शहर गड्ढों में तब्दील हो चुका था। इससे नगर निगम की खूब किरकिरी हुई थी। तब नगर निगम ने 25 करोड़ रुपए खर्च करके शहर के गड्ढे भरने के ठेके दिए थे 4 ठेकेदारों को। इसमें जिन ठेकेदारों ने डामर चढ़ाने का काम किया है 4 ठेकेदारों ने, उन ठेकेदारों ने 1 साल की गारंटी ली थी कि 1 साल तक तो ये गड्ढे, इन सड़कों में गड्ढे वापस नहीं आएंगे। अगर कहीं आ जाते हैं तो हम उसे ठीक कर देंगे। बारिश की शुरुआत होने वाली है और बारिश के बाद तक की गारंटी ली गई हैगी। ऐसे में महापौर ने बुलाकर कह दिया है कि अगर इस बार मुझे कहीं गड्ढे दिख गए
तो आपकी खैर नहीं है। इसलिए अभी बुलाकर जहां गड्ढे दिखाई दे रहे हैं उसे भरा लो, सड़कें मरम्मत करा लो गारंटी पीरियड में, बाद में बारिश का बहाना मत करना। वाजिब भी है, क्योंकि किरकिरी तो महापौर की होती है, जवाब महापौर को देना पड़ता है, अफसरों को नहीं देना पड़ता है। सही बात है, इसीलिए कहते हैं ना, अगर महापौर का कहना है कि अगर गड्ढे मिले तो गड्ढे में डाल दूंगा मैं, सारी है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो छोड़ा नहीं जाएगा, मतलब अब कहीं छोड़ने की स्थिति नहीं है। अब हम अग्निमाण खबरों की बात भी संक्षेप में कर लेते हैं फटाफट में। एक तो ये है कि रेती गिट्टी की हड़ताल चल रही है, हमने पिछली बार भी बात की थी इस मामले में, अच्छी बड़ी खबर भी है ये। और 1 लाख से ज़्यादा लोगों मजदूरों का काम बंद हो गया। जहाँ छत डल रही थी, जहाँ निर्माण हो रहा था, जहाँ ब्रिज का निर्माण हो रहा था, आसपास सब जगहों पर जो है रेती और गिट्टी की हड़ताल के चलते जो है ये काम बंद हो चुके हैं ये। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार भी इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये मामला ज़्यादा लंबा चलेगा, और चलेगा तो ये काम वाम सब धीरे धीरे करके अगले कुछ दिनों बंद हो जाएंगे, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो काम बहुत ज़्यादा चलने की स्थिति नहीं रहेगी। क्या शेखर जी मामला? बिल्कुल सही है कि सरकार जो है ये जो रेती माफिया, गिट्टी माफिया हैं, नहीं गिट्टी माफिया जो है, इनकी रॉयल्टी के मामले में और इनको जो जगह दी गई है, जितनी जगह दी जाती है उसकी जो लिमिट है उसको लेकर किसी तरह का राजीनामा नहीं करना चाहती है। क्योंकि ये जो गिट्टी माफिया हैं ये रॉयल्टी के नाम पर इतनी चोरी करते हैं कि उस चोरी को सरकार अच्छे से समझ चुकी है, इसलिए पीछे हटने को तैयार नहीं। हफ्ते भर से ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पर सरकार चुप है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वजह है कि ये लोग चाहते हैं एक तो रॉयल्टी पॉलिसी में जो है बदलाव किया जाए, जो सरकार ने नई पॉलिसी लगाई है वो काफी कड़ी कर दी गई है। दूसरा जो है, पहले पटवारी जो है इनके एरिया की नफ्ती करते थे कि इतने एरिया आपको दिया गया है माइनिंग के लिए, अब सैटेलाइट से जो है इनकी निगरानी रखी जा रही है। पटवारी को सेट कर लिया जाता था और जो तय जगह है उससे ज्यादा खोद डालते थे, पैसा की रॉयल्टी जो भरते थे, जितना एरिया दिया उतने की भरते थे, जो ज्यादा एरिया जो खोद डालते थे उसका पैसा सीधा अपनी जेब में और पटवारी को देकर अफसरों की जेब में करके वाहवाही करके अच्छा बड़ा मुनाफा कमा के निकल जाते थे। एक बड़ा खेल जो है रॉयल्टी खनीन के अंदर होता था। और खनीन के लेकर मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे अफसर है जो चर्चाओं में रहे हैं, जो इंदौर जिनसे छूटता ही नहीं हैगा। तो ऐसे अफसरों की और रॉयल्टी, ये जो माफिया है खनन माफिया, इनका तालमेल तोड़ने के लिए ही सरकार ने नई पॉलिसी की। अब ये हफ्ते भर से हड़ताल कर दी है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पर वजह यह है कि अगर ये काम सरकार झुक भी जाती है तो फायदा इन मजदूरों का नहीं होना है, सीधा फायदा इन खनन माफियाओं का ही होता दिख रहा है मुझे। एक और खबर अच्छी है, इस पर हम बात कर लेते हैं संक्षेप में। वो भी कि इंदौर के 100 स्कूल जो हैं वो उनको तंबाकू मुक्त घोषित किया जा रहा है। मतलब ये स्कूलों के अंदर का मामला नहीं है, स्कूलों के बाहर का मामला रहेगा। ये तमाम स्कूलों के बाहर जो है तंबाकू की और तमाम सिगरेट और सब बाहर दरवाजे पर ही मिल रहा है। रोकने को लेकर कोई प्रावधान नहीं। हालांकि 100 स्कूलों को लेकर बंद कराने का अभियान चलाने की बात की जा रही है, पर 100 स्कूल क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि शहर भर के सारे स्कूलों के बाहर ये व्यवस्था होना चाहिए। तमाम बच्चे आपको बाहर की साइड में, कोने में, कचारे में, दुकानों के पीछे सिगरेट पीते हुए देखे जा सकते हैं, नशा करते हुए देखे जा सकते हैं। अगर आप शुरू में ही इनका गला दबा देंगे दुकानों का या आसपास में सिगरेट का, तो एक जनजागृति भी आएगी और हम ध्यान भी रख सकते हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही बता दूं, ये पॉलिसी पहले से ही है कि धर्म स्थलों और शिक्षा की जितनी भी संस्थाएं हैं, स्कूल हो गए, कोचिंग क्लास हो गई, कॉलेज हो गए, उसके 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की नशे की दुकानें नहीं होना चाहिए। अभी ये नियम बना हुआ है, पर इस पर अमल इसलिए नहीं होता है कि करने वालों में इच्छा शक्ति नहीं हैगी। अभी 100 स्कूल को इसके दायरे में लाने की बात कही जा रही है। अभी तो लिस्ट बना रहे हैं कि इन 100 स्कूलों को हम इसके दायरे में ले आएंगे, क्योंकि इसको देखना होगा कि इसके दायरे में किन किन दुकानदारों पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, कहां से किन दुकानदारों को हटाना पड़ेगा, किन दुकानदारों को जो है तंबाकू गुटखा पाउच बेचने के लिए रोक लगानी होगी। तो ये काम इतना आसान नहीं है। लिस्ट बन रही है, नतीजे देंगे उस दिन लगेगा कि सरकार ने कुछ काम करके दिखाया है। चलिए अब दोपहर की खबरों की बात कर ले रहा हूँ मैं आपसे। दोपहर की खबरों के पहले पेज की खबरों की बात कर ले रहा हूँ मैं आपको, बाकी सब सामान्य खबरें होती है। पहले पेज की खबर में है कि अभी जो मानसून आया है आपका, जो 7 दिन पहले आ गया था, जिसको लेकर बड़ी खुशी दी जा रही थी। 2009 में भी ठीक मानसून इसी प्रकार से 7 दिन पहले आया था। बाद में परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे, बीच के महीनों में पानी पूरी तरह से गायब हो गया था। अभी भी जो आज आंकड़े आए हैं, जो मौसम विभाग ने जारी किए हैं, उसके अनुसार जो है आकलन गड़बड़ाने लगा। 1 से 8 जून के लगभग 20.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। ये 30% कम है, जबकि 1 से 8 जून तक जो है बारिश 28 मिलीमीटर के लगभग हो जाना चाहिए थी पूरे देश भर का जो औसत होता है उसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि मानसून जो है वो जहाँ था वहीं का वहीं खड़ा रह गया है। मतलब जहाँ था, जिन जगहों पर मानसून था, बिहार के बॉर्डर पर रुका हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर यहाँ रुका हुआ है, विदर्भ में जहाँ आना था वहाँ जाके दरवाजे पर खड़ा हो गया मानसून, अब आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हो गई है कि बंगाल की खाड़ी से जो नया सिस्टम बनता है, जो इस मानसून को धकाने का काम करता है, वो भी अभी बना नहीं है। इससे यह तय हो गया है कि अब अगर 12 से 15 तारीख के बीच तक नया सिस्टम बन के आगे नहीं बढ़ा
तो फिर आप मान के चलिए कि इंदौर में अभी जो आप गर्मी झेल रहे हैं, ये गर्मी अभी आपको 5-7 दिन और देखने को मिलेगी। अगर यही स्थिति रही तो आपको मानसून अगर 12-15 के बीच कोई पानी आ गया, लोकल सिस्टम बनने से पानी आना अलग बात होती है, पर मानसून का पानी आने की अलग बात हो जाती है। अगर नहीं आया तो आपको गर्मी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक और खबर में मैं आपको बताता हूँ, बड़े लंबे समय बाद सरकारों को छोटे उद्योगों की, मझोले उद्योगों की याद आई है। यही वो उद्योग हैं जो 45% से बड़ा कारोबार निर्यात का करते थे, पर इनकी कमर टूट गई थी तमाम चीज़ों के सख्त नियमों और उसके चलते। अब सरकार को दया आई है, सरकार जागी है इन मामले को लेकर, और इनको 20 करोड़ रुपए तक का जो है क्रेडिट इनको देने के लिए कोशिश की जा रही ताकि इनका निर्यात बढ़े। आपको याद होगा शायद कि भारत का निर्यात बहुत बुरी तरह से टूट गया टैरिफ के बाद। अब यही छोटी छोटी इकाइयाँ जो हैं अपने अन्य देशों में घुसा के अपना जो है नया निर्यात का रास्ता खोलती रही हैं। अब इन्हीं को आगे बढ़ाकर सरकार जो है एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि जो निर्यात टूट चुका है भारत का, उसको नए सिरे से हम आगे बढ़ाएं। एक और खबर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो कृषि आधारित उद्योग है उनको 50% सब्सिडी मिलेगी। मतलब अगर 20 लाख का उद्योग है तो 10 लाख रुपए सरकार सब्सिडी में देगी अगर कोई उद्योग कृषि पे लगेगा। साथ में उन्होंने एक और ऐलान किया जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक रहेगा कि श्रमिकों को 5,000 रुपये प्रति माह जो है सहायता दी जाएगी। अब ये किस मामले में दी जाएगी ये तो वो समय के साथ ही बता पाएंगे हम कि क्या स्थिति रही है। एक जिले में पशुओं की जनगणना हुई थी, तो जिले के पशुओं की जनगणना 5,63,000 पशु गिने गए हैं। शहर में 29,000 पशु ही पाए गए हैं, और 29,000 पशु में से 10,000 पशु कुत्ते हैं, 930 के 830 के लगभग हैं जो कुत्ते हैं। मतलब बाकी बिल्लियों की गिनती नहीं की गई क्योंकि बिल्लियों को पालतू नहीं मानती है, तो उनका आकलन कर रखा है। बिल्लियाँ जो है वो उनको आप पाल भी लो तो उसको उसकी गणना वो नहीं करते हैं, पक्षियों की गणना अलग होती है। तो ये तो थी प्रमुख खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। आज विशेष चर्चा में कुछ है नहीं है? आज हम विशेष चर्चा में शुरुआत में कर चुके हैं सोनम वाले मामले में, इसलिए अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास में। और अब आप हमारे इसी कार्यक्रम को इसी प्रकार से सहयोग देते रहिए। हम आपको रोज़ ताज़ा खबरों के साथ हर बार मिल रहे हैं, तो कल फिर एक बार फिर आपको नई खबरों के साथ और तमाम नई जानकारियों के साथ में फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।